दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एकात्मक शासन प्रणाली। इस वीडियो में हम एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन प्रणाली क्या है इसके बारे में जानेंगे। एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, एकात्मक शासन के प्रमुख गुण और कमियां या दोष कौन से हैं तथा एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में प्रमुख अंतर क्या है, यानी एकात्मक और संघात्मक शासन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एकात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों लोकतंत्र में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं मानी गई हैं। इसमें एक एकात्मक शासन व्यवस्था है और दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो मोटे तौर पर एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, यानी शासन की समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इस शासन व्यवस्था में राज्य होते हैं लेकिन राज्य सरकारों को कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त होती है और केंद्र की सत्ता सर्वोच्च होती है। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण एक केंद्र में या एक केंद्र बिंदु में होता है और केंद्र की सत्ता सर्वोच्च होती है, केंद्र की सत्ता को सीमित करने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं होती है। ऐसी शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो वर्तमान में छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्य भी अस्तित्व में हैं और इन बड़े और विस्तृत राज्यों का शासन एक केंद्रीय आधार पर या एक स्थान से कुशलता के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसलिए शासन की सुविधा की दृष्टि से समस्त राज्य को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। उसके बाद केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का केंद्रीकरण या विभाजन किया जाता है और देश के शासन में केंद्रीय और स्थानीय इकाइयों के बीच संबंध होता है। उसके आधार पर जो शासन व्यवस्था है या शासन प्रणालियां हैं, इनको एकात्मक और संघात्मक दो रूपों में बांटा जाता है। तो हमने सामान्य रूप से चर्चा किया कि केंद्र में या लोकतंत्र में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित हैं। अब आइए जानते हैं एकात्मक शासन का अर्थ और परिभाषा। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, यानी इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार को सौंपी जाती हैं और इकाइयों को शासन की जो शक्तियां होती हैं वो उन्हें कहां से, केंद्र से प्राप्त होती हैं। स्थानीय अथवा इकाइयों की सरकारों का अस्तित्व और शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। और एकात्मक सरकार की जो शासन व्यवस्था वाले राज्यों में देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, बेल्जियम, जापान, इसके अलावा कौन कौन से राज्य देश, जापान, श्रीलंका, मिस्र, इटली, स्वीडन, ये सभी जो देश हैं ये एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और समस्त सत्ता केंद्र सरकार या केंद्रीय सत्ता के पास निहित होती है। कई विद्वानों द्वारा एकात्मक सरकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा C.F. स्ट्रांग की है, जो कहते हैं एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार सर्वोच्च होती है और संपूर्ण शासन एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है। उसके अधीन जो भी क्षेत्रीय प्रशासन कार्य करता है उसकी शक्तियां उसे केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा फाइनर जो हैं ये शासन व्यवस्था और शासन संबंधों के प्रमुख व्याख्याकार हैं। इनका कहना है कि फाइनर के अनुसार आप देख सकते हैं कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति केंद्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा और कानून समस्त क्षेत्र पर सर्वमान्य और सर्वशक्तिमान होते हैं।
तो एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण सत्ता शक्ति केंद्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा और अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर वैध रूप से मान्य होते हैं। ये फाइनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार एकात्मक शासन शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संविधान के माध्यम से एक केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है और केंद्र और स्थानीय सरकार के बीच संवैधानिक शक्ति का विभाजन नहीं होता। केंद्र सरकार से ही स्थानीय सरकारों को शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा है। तो गार्नर कहते हैं एकात्मक सरकार वह शासन है जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक अथवा एक से अधिक अंगों को दी जाती है और स्थानीय सरकारें अपनी सत्ता, स्वायत्तता और अपना अस्तित्व भी केंद्र से यानी उसी से प्राप्त करती हैं। A.V. डायसी, दोस्तों डायसी का कहना है कि एकात्मक राज्य में कानून बनाने की समस्त शक्तियां केंद्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकात्मक शासन ऐसा संगठन है, ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें कानून बनाने की समस्त शक्तियां केंद्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती हैं। और विलोबी के शब्दों में एकात्मक शासन या एकात्मक राज्यों में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार में निहित होते हैं और केंद्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार शक्तियों का वितरण इकाइयों में करती है। तो ये थी विभिन्न विचारकों द्वारा एकात्मक शासन की दी गई परिभाषाएं। एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको आप जान लीजिए। एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में आप जानिए कि इसमें जो इकाइयां होती हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं और केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च होती है और इकाइयों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो भी केंद्र से ही प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में संविधान लिखित और अलिखित दोनों तरह का हो सकता है और इसमें यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता, इकहरा संविधान और एकल न्यायपालिका होती है। तो सबसे पहली विशेषता एकात्मक शासन की है कि शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। तो आपने शुरू में ही पढ़ा कि एकात्मक शासन में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, केंद्रीय सरकार में सभी शक्तियां निहित होती हैं और शासन की सुविधा के लिए राज्य को प्रदेशों और प्रांतों में बांटा जाता है, लेकिन इन प्रदेशों और प्रांत सरकारों को शासन कार्य के लिए स्वतंत्र शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और केंद्र उन्हें आवश्यकतानुसार शक्तियां देता है। उन्हें केंद्र के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है और इनका अस्तित्व पूर्णतः केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता है। तो एकात्मक शासन का पहला लक्षण है शासन की पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। दूसरा है इकहरी नागरिकता का प्रावधान। तो एकात्मक शासन में नागरिकों को इकहरी या एकल नागरिकता प्राप्त होती है जो कि केंद्र की होती है, जबकि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों की पृथक पृथक यानी दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण एकात्मक शासन का है कि इसमें एक संविधान होता है। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सत्ता सर्वप्रमुख होती है और इसमें संपूर्ण राष्ट्र का केवल एक ही संविधान होता है। इकाइयों या राज्यों के लिए कोई अलग संविधान एकात्मक शासन में नहीं होता है, जबकि संघात्मक शासन में कहीं कहीं पर इकाइयों के अलग संविधान भी होते हैं। जैसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान था, लेकिन अब ये व्यवस्था भंग कर दी गई है। संपूर्ण भारत में एक ही संविधान लागू है। एकात्मक शासन वाले राज्यों में केवल एक ही संविधान होता है जो कि केंद्रीय सरकार का होता है और उसे इकाइयों को भी मानना पड़ता है, यानी वो संविधान सभी जो इकाई या राज्य हैं उन पर भी लागू होता है। अब आइए देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण कौन से होते हैं, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिनके आधार पर इस व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। तो इसमें संपूर्ण देश के प्रशासन में एक रूपता रहती है। एकात्मक शासन में ये सरल शासन व्यवस्था होती है। रक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एकात्मक शासन प्रणाली सुदृढ़ और शक्तिशाली होती है। आप जानते हैं छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है और इसके द्वारा प्रशासन जो है सुचारू ढंग से तीव्र गति से मितव्ययितापूर्ण चलाया जाता है। तो इसमें देखिए शासन में एक रूपता और शक्ति संपन्नता। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन में एक रूपता पाई जाती है और
पूरे देश में एक जैसा कानून होता है। केंद्र के निर्देशन में उसे समान रूप से सभी जगह लागू किया जाता है और पूरे राष्ट्र के शासन कार्यों में एक रूपता बनी रहती है और शासन की इस एक रूपता के कारण शासन शक्ति संगठित रहती है। शासन कार्यों में दृढ़ता और मजबूती आती है और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि संकट के समय ये शीघ्र निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा प्रमुख गुण राष्ट्रीय एकता में वृद्धि है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण राज्य में एक जैसा कानून लागू होता है और सभी को एक समान न्याय मिलने के कारण आपसी मतभेद नहीं पैदा होता है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है जिससे राष्ट्र के नागरिकों में सम्मान पैदा होता है और एक दूसरे के प्रति उसमें प्रेम और सम्मान की भावना होती है। एकात्मक शासन की एक विशेषता ये कही जाती है कि ये संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन व्यवस्था है, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और एक स्थान पर केंद्रित होने के कारण संकट के समय शीघ्र निर्णय लेने में आसानी होती है। इन निर्णयों को गुप्त रखना होता है, इनको शीघ्र ही कार्यान्वित यानी इनको प्रभावी करना होता है। इसके लिए एकात्मक शासन सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, यानी ये संकट काल के लिए सबसे उपयुक्त शासन है। साथ ही साथ ये छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त होती है और इसमें मितव्ययिता पाई जाती है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्थान से शासन का संचालन होता है। राज्य इकाइयों में अलग से कोई मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका का गठन न करने से काफ़ी खर्च बचता है और इस तरह से ये मितव्ययी शासन व्यवस्था होती है। हमने पहले ही देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे संपूर्ण शासन या संपूर्ण देश का शासन आसानी से चलाया जा सकता है। नीति निर्णय संबंधी या नीति संबंधी निर्णय में भी एक रूपता होती है। जब संपूर्ण देश का प्रशासन एक नियम कानून या एक सत्ता द्वारा चलाया जाता है तो नीति संबंधी निर्णयों में भी एक रूपता पाई जाती है। ये निर्णय एक स्थान से यानी केंद्र से लिए जाते हैं और नीति संबंधी निर्णयों के लिए केंद्र को राज्य सरकारों से कोई राय और सहमति नहीं लेनी पड़ती है, जिससे उसमें एक रूपता बनी रहती है। एक और विशेषता है कि आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है। तो एकात्मक शासन में एक ही स्थान से निर्णय लिए जाने के कारण पूरे राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, जिसके कारण ये व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए भी उपयोगी होती है। साथ ही साथ सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जैसे रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकात्मक सरकार बहुत अच्छी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शीघ्रता से निर्णय लिया जाता है। विदेश संबंध कैसे होंगे, किस राष्ट्र के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है, इसके लिए एकात्मक शासन अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करती है। साथ ही साथ एकात्मक शासन व्यवस्था में आपसी सहयोग और समन्वय होता है और संघर्ष की संभावना नहीं के बराबर होती है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र में होती हैं। इकाइयां केंद्र के पूर्णतः अधीन होकर कार्य करती हैं, जिसके कारण केंद्र और इकाइयों के बीच संघर्ष की संभावना नहीं रहती है और प्रशासनिक निर्णय लेने में आसानी होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकात्मक शासन में सारी की सारी अच्छाइयाँ ही हैं, सारी की सारी जो हैं उसके गुण ही हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इस प्रणाली के, एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ दोष भी पाए जाते हैं। जैसे एकात्मक शासन में स्थानीय नीति, कार्य और समस्याओं की उपेक्षा हो जाती है। केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय होता है। शासन और शक्तियों के बीच, शासन और व्यक्ति के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली की पहली कमी है कि शासन कार्य में कुशलता की कमी। शासन कार्यों का संपूर्ण संचालन एक स्थान से होने के कारण कार्य कुशलता के लिए ये उपयुक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि एक स्थान से केंद्रीय सरकार पूरे देश में कुशल संचालन कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। देश के सभी भागों के हित और आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्र द्वारा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी क्षेत्र होते हैं, भाग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं और स्थितियां अलग अलग होती हैं। एकात्मक शासन लोकतंत्र की भावना के भी विरुद्ध है, क्योंकि एकात्मक शासन लोकतंत्र की भावना नहीं होती है। इसमें प्रांतीय अथवा स्थानीय स्वशासन को वो महत्ता नहीं मिल पाती है जो कि संघात्मक शासन या लोकतंत्र में मिलता है। तीसरा,
तीसरी कमी है कि शासन की निरंकुशता की संभावना। तो जब शासन सत्ता एक स्थान पर केंद्रित होता है तो समस्त शक्तियां आप जानते हैं केंद्र में निहित होती हैं, और केंद्र अपनी शक्तियों को बढ़ाकर निरंकुश न हो जाए और शासन की सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे, इस बात की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि विविधता वाले और बड़े राष्ट्रों में एकात्मक शासन व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं रहती है। छोटे राज्यों के लिए ये शासन व्यवस्था सफल हो सकती है, लेकिन बड़े और विविधतापूर्ण राष्ट्रों में नहीं, क्योंकि एक ही स्थान से शासन चलाने पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और विभिन्न क्षेत्र के लोगों के हितों की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। एक और कमी है स्थानीय शासन, स्थानीय संस्थाओं के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में इतनी कठोरता और अंकुश रहता है कि इससे स्थानीय संस्थाओं के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लग जाता है और शासन कार्यों के प्रति जनता उदासीन हो जाती है। ये एकात्मक शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण अवगुण या दोष है। इसके अलावा एकात्मक शासन व्यवस्था की एक कमी और है कि इसमें क्रांति का भय बना रहता है। एकात्मक शासन पर अनुदार होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का जो अपरिवर्तनशील श्रृंखलाबद्ध शासन स्थापित होता है और अपनी अनुदारता और कठोरता के कारण ये प्रगति विरोधी हो जाता है और नई योजनाओं को जल्दी क्रियान्वित नहीं करता है। इसके कारण शासन व्यवस्था में क्रांति का भय उत्पन्न हो जाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में कुछ विशेषताएं या कुछ इसके गुण हैं, तो कई प्रकार की कमियां भी पाई जाती हैं। अब लास्ट में आइए जानते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। तो संघात्मक शासन प्रणाली को थोड़ा सा जान लेते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली जो है ये एकात्मक के थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो मूल है वो संधि या समझौता है। फेडरेशन शब्द का अर्थ अंग्रेजी फेडरेशन शब्द का अर्थ संघ होता है, और संघात्मक या संघात्मक संघ जो है इसको आप जान लीजिए फेडरेशन कहा जाता है। और फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोएडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता फोएडस का अर्थ होता है, आप जान लीजिए। तो जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संधि या समझौते के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो उसको संघ कहते हैं। संघात्मक राज्य में एक राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार के अलावा अनेक राज्य सरकारें या इकाइयां होती हैं, और इसमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। आप ये भी जान लीजिए यूएसए को संयुक्त संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है, तो उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका संघवाद का जनक है। और आप जान लीजिए कि कई ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य हैं। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में अंतर समझने के लिए थोड़ा सा संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षणों को जान लीजिए मोटे तौर पर। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्र और इकाइयों में विभाजन होता है। इसमें दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन में केंद्र की अलग, राज्यों की अलग, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। लिखित कठोर संविधान इसलिए होता है कि संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा होता है, और केंद्र और राज्यों में कोई विवाद होने पर इसी संविधान के द्वारा इनका बंटवारा होता है। लेकिन एक न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए इस व्यवस्था में होती है। तो अब आइए टॉपिक पर, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या है। तो पहला है कार्य और शक्तियों के विभाजन के आधार पर। आप जान लीजिए कि एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का स्रोत केंद्र है। स्थानीय सरकारों को जो भी शक्तियां दी जाती हैं वो केंद्र द्वारा दी जाती हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियां केंद्र में निहित न होकर
क्षेत्रीय या जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं उसमें भी वितरित होती हैं, यानी विभाजित होती हैं, और इन शक्तियों का स्रोत केंद्र न होकर संविधान होता है। दूसरा, सरकारों की स्थिति के आधार पर एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में ये अंतर है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास शासन की समस्त शक्तियां होती हैं और स्थानीय सरकारें केंद्र के अधीन होती हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। इसके विपरीत संघात्मक शासन में केंद्र के साथ साथ स्थानीय सरकारों को भी शासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं और केंद्र से स्वतंत्र होकर संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करती हैं। नागरिकता के आधार पर अंतर तो हमने बात किया कि एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता होती है केवल केंद्र की, जबकि संघात्मक राज्यों में नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिकता के साथ इकाइयों को भी नागरिकता प्राप्त होती है। संविधान की स्थिति के आधार पर भी इसमें अंतर है, क्योंकि आप जान लीजिए एकात्मक शासन वाले राज्यों में संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि संघात्मक सरकार वाले राज्य में शासन की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित होती है। उस विभाजन को स्पष्ट करने के लिए संविधान का लिखित होना अनिवार्य है, तभी केंद्र और इकाइयों की शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। न्यायपालिका के कार्य संबंधी अंतर, तो ये लास्ट अंतर है। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है न्यायपालिका का कार्य ये देखना होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानून कितनी ईमानदारी से लागू हो रहे हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका केंद्र और इकाई और इकाई के पारस्परिक अधिकार संबंधी विवादों का निर्णय करती है। अगर केंद्र और राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनके प्रमुख गुण और दोष क्या हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। लेकिन इस वीडियो में मूल रूप से एकात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट या एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जाना, जो कि आज के टॉपिक का हमारा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज के टॉपिक का महत्वपूर्ण बिंदु रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था से हमने केवल इसमें शॉर्ट में तुलनात्मक अध्ययन किया है। आगे के वीडियो में हम संघात्मक शासन, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और दोषों के बारे में जानेंगे। और आपने एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर समझ ही लिया है, तो इसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ राजनीति विज्ञान से BA MA और इंटर के नागरिक शास्त्र विषय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।